नमस्कार रितिका जी। आपने जैसा जिक्र किया कोरोना के कहर का, तो राजस्थान का जो सचिवालय है, जो गवर्नेंस की सबसे बड़ी सीट है, वहां भी ये पहुंच गया है। लेकिन ढील भी धीमे धीमे मिलती जा रही है और अब ये छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि उनकी परीक्षाएं जून में होंगी। तो कल मुख्यमंत्री गहलोत ने कल कुछ बड़े ऐलान किए थे। तो हमारी सबसे पहली जो हेडलाइन है उसी पर नजर डालते हैं। ये मुख्यमंत्री ने 3 बड़े फैसले लिए थे। उसमें सबसे बड़ा तो ये था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जून में होंगी और 31 के बाद भी, यानी 31 मई को जब ये नया लॉकडाउन खत्म होगा, चौथा और 5वां शुरू होगा, तब भी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए एडवाइजरी जारी करने को उन्होंने अधिकारियों को कहा है। इसके अलावा कुछ और भी फैसले लिए हैं, जैसे राज कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ताकि श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके। और जो गैर जरूरी खर्चे हैं, क्योंकि सरकार की कमाई अब बहुत कम हो रही है, तो खर्चों पे कटौती करनी जरूरी हो गई है। इसलिए एक कमेटी बनेगी जो बताएगी कि किन किन खर्चों पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्यमंत्री गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1999 में, तब राजस्थान में जो भयंकर सूखा था, उस वजह से उन्होंने तब भी खर्चों में कटौतियां की थी। हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगाई थी अधिकारियों के, तो इस तरह की, और कर्मचारियों का जो बोनस वगैरह है वो उन्होंने रोका था। अब लेते हैं दूसरी खबर। देखिए, राजस्थान का जो सचिवालय है जयपुर में, वहां की एक बिल्डिंग सील करनी पड़ी है, और क्योंकि वहां पे एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसमें क्या ज्यादा जानकारी है, इसके लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप के पास। रामस्वरूप, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो एसएसओ बिल्डिंग है, ये सचिवालय में इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स हैं, और क्या सिर्फ एक बिल्डिंग को सील किया जाएगा, और या अब बाकी पूरे सचिवालय को बंद करने की नौबत आ रही है? नहीं, पूरे सचिवालय को बंद करने की नौबत नहीं आई है। सचिवालय के अलग अलग भवन है, जैसे एक तो मुख्य भवन हो गया, जहां पर सभी आईएएस अधिकारी और मंत्रियों के कार्यालय भी हैं। दूसरा एक मंत्रालय भवन है, जहां पर मंत्रियों के अलग से ऑफिस है। तीसरा सीएमओ भी है। इसी तरह से एक एसएसओ भवन है, जहां पर निर्वाचन डिपार्टमेंट का भी ऑफिसर कुछ कार्यालय वहां पर है। तो वहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसकी माता जी की अभी 2 दिन पहले मौत हो गई थी। उनकी जब डेड बॉडी एसएमएस अस्पताल ले जाई गई, वहां पर कोरोना की जांच की गई, तो कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें उस चतुर्थ श्रेणी ये नहीं था, और ये बताया जा रहा है कि इसको सैनिटाइज करने के लिए सील किया गया है। जितने भी उसके क्लोज कांटेक्ट में जो कर्मचारी अन्य आए हैं, उन सभी की भी मेडिकल जांच करवाई जा रही है, ताकि और संक्रमण का फैलाव जो है नहीं हो सके। इस घटना के बाद, ये जो वाकया हुआ, उसके बाद क्या अब सचिवालय में आने जाने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ सख्ती हो रही है? देखिए, बाहरी लोगों के प्रवेश फिलहाल अभी तक चालू ज्यादा नहीं किए गए हैं। अंदर से कोई अधिकारी या कोई मंत्री या किसी व्यक्ति विशेष को बुलाने के लिए विशेष पास बनवाता है, तभी अंदर जो है आते हैं। ऐसे हर व्यक्ति के लिए, दर्शकों के लिए, या फिर जो पास बना के आते हैं किसी काम के, वो अभी प्रक्रिया आना शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन यह एहतियात जरूर बरती गई है कि जिस एसएसओ बिल्डिंग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आने वाले सभी जो कर्मचारी है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, और उस बिल्डिंग को सैनिटाइज के लिए सील किया गया है। क्योंकि हालांकि थोड़ी देर बाद शायद कल तक खोल दिया जाएगा वापस से, क्योंकि वहां पर कई मुख्य कार्यालय भी हैं। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ अन्य खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, राजस्थान में जैसे जैसे खुल रहा है लॉकडाउन, वैसे वैसे गंभीरता बढ़ती जा रही है, और इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि लोग संक्रमण का। लेकिन जब लॉकडाउन था तब भी देखिए लोग बदले नहीं, लोगों की ने अपनी आदतें नहीं बदली हैं, और उनकी लापरवाही की वजह है कि लॉकडाउन में इतने ज्यादा लोगों पे कार्रवाई हुई है, जो कि हमारी आज की अगली खबर है। इसमें है कि न 2 गज दूरी रखी, न मास्क पहना। नतीजा, राजस्थान में करीब 6 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 6 लाख लोगों पर जो संक्रमण के दौर में जो नियम थे बनाए गए थे, उनका पालन नहीं करने पर
और 17,486 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और 233 लोग ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पकड़ा गया है। मतलब ये भी एक ऐसी आदत है जो हमारे यहाँ पे लोग अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। और ये जो 6 लाख लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि इन सब की वजह से, लेकिन बहुत कम लोगों की वजह से आप ये देखिए कि प्रदेश में 45 लाख लोग अब भी घरों में कैद हैं, क्योंकि उन इलाकों में संक्रमण फैल गया। और प्रदेश में 32 जिलों में 237 जगह पर कर्फ्यू लगा है। और राजस्थान के एडीजी क्राइम BL सोनी का कहना है कि उन्होंने अब तक पुलिस ने 1100 से ज्यादा केस में चार्जशीट फाइल की है और करीबन 86 लाख रुपए का राजस्व भी अर्जित किया है। और अब लेते हैं अगली खबर। कोरोना से लड़ने में सबसे मुख्य भूमिका डॉक्टरों की है, लेकिन राजस्थान में जो डॉक्टर्स हैं ये अभी इंटर्न है, बेसिकली अपना MBBS पूरा करने के बाद इनको इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये इनका इंटर्नशिप जो है वो देश में सबसे कम है, यूपी के अलावा। 233 रुपए रोज, यानी कि जो नरेगा में जो मजदूरी मिलती है उसके बराबर या उससे भी कम आप कह सकते हैं। और अब वन नेशन वन स्टाइपेंड की नीति की मांग उठ रही है, जिसमें यूपी और राजस्थान के लोग डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। इसमें जिक्र दिया गया कि किस किस जगह पर कहाँ मिलता है। तो सबसे ज्यादा एम्स में मिलता है 23,500 रुपए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 20,000, हरियाणा में 17,000, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7,500 और 7,000। तो गजानंद कुड़ी है इंटर्न डॉक्टर सरदार मेडिकल कॉलेज बीकानेर के, उनका कहना है कि कर्नाटक से लेकर के और अन्य सभी राज्यों में बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमको अभी नरेगा से भी कम मजदूरी मिल रही है। ये सोचने वाली बात है सरकार के लिए कि आप डॉक्टर्स को कैसे, एक तरफ सरकार जूझ रही है कि कोई डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सरकारी नौकरी, क्योंकि वहाँ गांव में काम करने की उनके पर पाबंदी है, शुरू के 2 साल उनको गांव में ही काम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वो नरेगा की जो मजदूरी है उसके बराबर में काम करें। अब लेते हैं अगली खबर। ये विदेशों से जो भारतीय आ रहे हैं, जिनको लाया जा रहा है वंदे भारत अभियान के तहत, उसको लेकर के है। जब राजस्थान ने यूपी और बिहार के श्रमिकों को भेजा तो उन्होंने आरोप लगाया, जो कि गलत था, कि राजस्थान सरकार ने बिल भेजा है। बिल अपनी तरफ से नहीं भेजा गया था, बिल जब सरकार ने मांगा था तब भेजा था, और वो भी मजदूरों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यूपी और बिहार की सरकार ने अपने छात्रों को वापस बुलाती। लेकिन ये जो कजाकिस्तान से जो भारतीय विद्यार्थी आए हैं, इनके पासपोर्ट पर दूतावास ने लिखा है कि उनके हर व्यक्ति पर 73,795 रुपए खर्च किए गए। ये नोट लिखा है। आप देखते होंगे जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके किराए का 47% भार रेलवे ने उठाया है। भाई रेलवे के पास कहां से पैसा आ रहा है? वो टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। तो आप एहसान किस बात का जता रहे हैं? और यहाँ पे इन विद्यार्थियों पर भी आप किस बात का एहसान जता रहे हैं? क्या आप उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं? राजस्थान में जो आए हैं, अगर वो होटल में उनको ठहराया जाएगा तो उनको होटल का पैसा देना होगा। तो ये विद्यार्थी एयरपोर्ट पर फंस गए थे और दूतावास ने उनके रहने और खाने की जो व्यवस्था की थी उसका पैसा जो है वो इन्होंने इस पे पासपोर्ट पे लिखा है, और विद्यार्थी अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत की है, और मेरे ख्याल से विपक्ष को ये मामला उठाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मुसीबत बनी हुई है कोरोना के अलावा टिड्डियों की, और अब ये 22 जिलों में फैल गई है, और कहा जा रहा है कि अब इसमें भारतीय वायुसेना का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें और क्या क्या जानकारी है, सरकार क्या कर रही है राजस्थान सरकार इससे निपटने के लिए, इस पर जानकारी लेते हैं रामस्वरूप से। रामस्वरूप, आप हमको ये बताइए कि राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है। ये जो टिड्डियों का जो आतंक है जो बढ़ता जा रहा है, 22 जिलों तक फैल गया है, और वो भी इस मौसम में जबकि अब कोई फसल भी खड़ी नहीं है जो कि जिसके लिए कि वो आए और इतनी भारी संख्या में। तो राजस्थान सरकार ने क्या क्या फैसले उठाए? देखिए, खरीद की फसल नहीं है, लेकिन बाकी जो सब्जियों की जिनकी फसल है उनको काफी नुकसान इस टिड्डी दल की वजह से हुआ है।
जो सरकार के प्रयास अभी किए जा रहे हैं, हमने देख रहे हैं कि टिड्डियों का दल इस बार बहुत ज्यादा संख्या में, यानी कि 8-9 अलग अलग दल हैं जिसमें करोड़ों की संख्या में टिड्डियां हैं, वो अलग अलग रास्तों पर जो है मूवमेंट कर रही है। तो इसलिए सरकार जो प्रयास कर रही है, जैसे डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग का डिपार्टमेंट है, वो रात भर लगा रहता है, दिन में मूवमेंट का पता रखता है। रात को जब टिड्डियां रुकती है तो वहां पर इन पर कीटनाशक मिला हुआ वो जो पानी और जो रसायन है वो उसका छिड़काव करते हैं। हालांकि प्रयास ये भी किए गए थे कि ड्रोन से भी कुछ छिड़काव किया जाए, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाए, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में, और दूसरा कई बार देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरी क्षेत्र में भी टिड्डियां आके रात को स्टे कर लेती है, तो वो प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। सरकार जो है राज्य सरकार ने जो है केंद्र से मांग की है कि इसके लिए कोई अलग से प्लान तैयार किया जाए ताकि टिड्डियों पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। एक एक्शन प्लान बनाने के लिए केंद्र सरकार को कहा है कुछ दिन पहले। तो कह सकते हैं कि सरकार इनको रोकने का जिस तरह से प्रयास कर रही है, वो फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि पूर्ण रूप से सफल हो पा रहे हैं। काफी हद तक ठीक है, लेकिन जितनी तादाद में टिड्डियां बढ़ रही हैं और उसका मूवमेंट हो रहा है, उससे लगता है कि ये जो प्रयास काफी नाकाफी। राम स्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। और हमें बीमारियों से तो निजात नहीं मिल रही है, लेकिन गर्मी से निजात राजस्थान में जरूर मिली है। 9 तबा का पीरियड जब हमने आपसे 2-4 दिन पहले जिक्र किया था, तो 9 दिन बहुत गर्मी के होते हैं और एक बार पारा 50 डिग्री तक पहुंचा था। लेकिन मौसम बहुत असामान्य तरीके से काम कर रहा है। हमने आपसे बात किया था कि अप्रैल और मई के महीने में मार्च जैसा मौसम था, और आप देखिए 4 दिन हुए नहीं गर्मी पड़े कि बारिश, आंधी और ओले आ गए और वो तापमान को नीचे ले आए। तो ये है हमारी अगली खबर कि 9 तपा के 4 दिन में ही आंधी चली और बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिससे तापमान 8 डिग्री तक कई जगह पर तो गिरकर आ गया। श्रीगंगानगर एक ऐसा इलाका है जो बहुत गर्म रहता है और वहां पे ये 40 के भी नीचे 39 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि चूरू अभी भी सबसे गर्म था 43.5 डिग्री के साथ, लेकिन फिर भी 50 डिग्री से बहुत कम है। देखिए 6.5 डिग्री का वहां पे भी गिरावट आई पारे में। तो कम से कम ये तो राहत की बात है, मौसम से राजस्थान के लोगों को राहत मिली है इस मामले में। और अब हम लेते हैं अगली खबर। नई पीढ़ी को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग अपने 40-50 साल की उम्र के हैं, उनको आनंद, छोटी सी बात, मिली, मंजिल, रजनीगंधा, ये वो फिल्में हैं जिनमें योगेश जी ने गीत लिखे। आनंद का गाना है जिंदगी कैसी है पहेली, या कहीं दूर जब दिन ढल जाए। रजनीगंधा फिल्म के गाने के लिए तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। कई बार यूं भी होता है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है, ये उनका बहुत मशहूर गाना है। तो ये गीत लिखने वाले योगेश जी का निधन हो गया। वो भारतीय फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में उस परंपरा के थे जिसमें शैलेंद्र, प्रेम धवन, पंडित नरेंद्र शर्मा या भरत व्यास आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में गीत संगीत में बहुत अरसे तक उर्दू और पंजाबी का बोलबाला था। वो शब्दावली ज्यादा काम में ली जाती थी। लेकिन योगेश जी हैं या शैलेंद्र और प्रेम धवन, ये विशुद्ध हिंदी पोएट्री लिखते थे। और आप उनके अगर गाने अगर सुने, और जो मैंने नाम लिए हैं आपको, मंजिल है या मिली है, बड़ी सुनी सुनी है, जिंदगी ये जिंदगी, मिली का गाना, तो ये सब गाने आप जाएं और जरूर सुने और आपको पता लगेगा कि योगेश जी कलम के कितने बड़े धनी थे। तो आज सुर्खियों में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।